सीबीएसई क्लास 12 फिज़िक्स और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें क्लास नंबर 4 है सेल्स ईएमएफ इंटरनल कनेक्शन की जगह रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेसिक थ्योरी कर रहे हैं थोड़ी सी, और हमारा मेन फोकस है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो देखते हैं हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट में स्टेडी करंट मेंटेन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ करते हैं ताकि एक स्टेडी करंट हमें मिलता रहे। अब एक सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव, ये इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव हम लोग कहते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डिप होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में, उसमें इन सब के बारे में पढ़ना है। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, पूरी तरह इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिप्ड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, डिप्ड इन द सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रोड्स एक्सचेंज चार्जेस विद द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर चार्जेस का, आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर ये हमारे पास सर्किट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग V प्लस मानते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस मानते हैं, और निगेटिव इलेक्ट्रोड का V माइनस हम लोग लेते हैं। तो जो V प्लस होता है वो होता है बिटवीन इटसेल्फ एंड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इमीडिएटली एडजेसेंट टू इट मार्क्ड A। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसका किसके रिस्पेक्ट में, इसके जस्ट बगल में जो इलेक्ट्रोलाइट पे एक पॉइंट A लिए इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इसको हम लोग V प्लस मानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का, ठीक है। ऐसे ही निगेटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निगेटिव मानते हैं रिलेटिव टू द इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट मार्क्ड B। इसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है, पर वो निगेटिव हम लोग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड के बगल में एक हम लोग पॉइंट B ले लेते हैं, तो इसके साथ में जो हमारे पास पोटेंशियल है वो माइनस V है ना। तो ये तो माइनस हो गया और V माइनस दिखा रहा है निगेटिव पोटेंशियल। जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है द इलेक्ट्रोलाइट हैज़ द सेम पोटेंशियल थ्रू आउट, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N। तो ये जो P और N, इसका पोटेंशियल क्या था V प्लस, और इसका पोटेंशियल क्या था V माइनस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया V माइनस, जैसे V प्लस माइनस और इसका साइन माइनस है तो माइनस V माइनस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास हो जाता है वो हो जाता है V माइनस माइनस, मतलब V प्लस V माइनस। तो V प्लस माइनस माइनस प्लस और V माइनस। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है कब, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। इसी को हम लोग EMF कहते हैं, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस या दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल एंड इज डिनोटेड बाय E। दस E इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये जो फोर्स है तो एक्चुअली ये कोई फोर्स नहीं है, जैसे हम लोग फोर्स पढ़ते हैं जो किसी को वेलोसिटी एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन देने वाला ये फोर्स नहीं है। इसका हिस्टोरिकल रीज़न है इसको क्यों फोर्स कहा जाता है, क्योंकि जब वोल्टेइक पाइल अलेक्जेंड्रो वोल्टा 1800 में उन्होंने दुनिया की पहली बैटरी बनाई थी, तो वहाँ पर जो फ्लो था तो ऐसा लगता था कि जैसे फोर्स दे रही है ये बैटरी चार्जेस की फ्लो के, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सब वहाँ पर नाम दिया गया था। तो अभी भी हम लोग ऐसे ही इसको नाम देते हैं EMF, पर ये एक्चुअली वोल्टेज ही है, वोल्ट। अ करंट आई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इसमें से हम लोग इस सेल से सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है। अ करंट आई फ्लोज फ्रॉम C टू D अक्रॉस R। अब यहाँ पर ये बैटरी है, ये क्या है, तो यही वाला पूरा ये डायग्राम है जिसको हम लोग सिंपली ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग मानते हैं करंट आई अब फ्लो हो रहा है C टू D, C से लेकर D है ना, इस डायरेक्शन में थ्रू R अक्रॉस R। A steady current flows या मेंटेन बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो अगर बैटरी के अंदर हम लोग देखें तो N से P यहाँ पर आया, और उसके बाद यहाँ से यहाँ वो फ्लो किया और फिर वो आगे ऐसे बढ़ा, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट में N से P जाता है। थ्रू R करंट फ्लोज फ्रॉम P टू N। पर अगर बाहर की सर्किट में देखें तो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो होता है, पर अंदर देखें तो निगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि एक लूप बनाता है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपको ध्यान होगा
ठीक है। जो हमारा मैग्नेट होता है तो क्लोज लूप बनाता है वो, थ्रू आर करंट फ्लोज फ्रॉम पी टू एन, तो आर से पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच अ करंट फ्लोज हैज़ अ फाइनाइट रेजिस्टेंस R1 कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें भी एटम्स वगैरह होते हैं जो आयंस पास करते हैं, टकराते हैं, तो उसमें भी एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। जैसे वायर्स में होता है, इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं पॉजिटिव चार्जेस से, मतलब पॉजिटिव आयन से, तो वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में भी एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग केस 1 लेते हैं जब जो हमारा कैपिटल आर होता है वो इन्फिनाइट होता है, मतलब कैपिटल आर बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा जो करंट होता है वो करंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट होता क्या है V/R। अगर कैपिटल आर बहुत ज़्यादा है तो करंट टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा हम लोग को, वो वोल्टेज क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P/N, तो इसके कारण ही मिलेगा। यही हमारा EMF होता है। जब एक्सटर्नल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, वो जो EMF होता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इन एन ओपन सर्किट, दैट इज़ व्हेन नो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सेल। तो जब सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, तब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओपन सर्किट उसको बोलते हैं। अब केस 2, व्हेन R इज़ फाइनाइट, तो जब R हमारा फाइनाइट होता है तब हमारा जो करंट होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होता है? जब I हमारा फ्लो कर रहा है, जब I फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग स्मॉल r कहते हैं, तो इससे भी करंट फ्लो होगा। तो जो हमारा वोल्टेज होता है वो होता है EMF माइनस IR। IR क्या हो गया? वो करंट जो उस अंदर के इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को पार कर रहा है। तो करंट फ्लो थ्रू द सेल। नेगेटिव साइन, द करंट I फ्लोज फ्रॉम B टू A इन द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो उल्टी डायरेक्शन में करंट बहता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर ये हमारा होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग बहुत ही कम लेते हैं, मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, IR, वो बहुत ही कम होता है। इसलिए हम लोग जनरली इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं लेते हैं, डायरेक्ट बैटरी को ही लेते हैं, उसके वोल्ट से फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन द सर्किट में बी नेगलेक्टेड व्हेन द करंट I इज सच दैट I ऐसा हो कि जो EMF है बहुत ज़्यादा हो, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है IR बैटरी के अंदर। अब हमारा वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R V इक्वल टू IR, तो फ्रॉम 1 एंड टू I, तो ये 2 हो गया। ठीक है, और हमारे पास 1 ये हो गया। तो इन दोनों से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा I होता है वो होता है EMF बाय R प्लस। हाँ, जनरली ये बहुत कम होता है, पर हम लोग ऐसे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दोनों लेना है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ दी जाती है, कई बार ये सब्सटेंशियल भी होता है तो हमें लेना पड़ता है। तो वही होता है हमारा ओम्स लॉ के अनुसार, वोल्टेज डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर R हमारा टोटल हो गया R प्लस R। मैक्सिमम करंट कब होगा? जब हमारा ये जो होगा ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो I मैक्स हमारा हो जाएगा EMF डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। हाउएवर इन मोस्ट सेल्स द मैक्सिमम अलाउड करंट इज़ मच लोअर देन दिस टू प्रिवेंट परमानेंट डैमेज टू द सेल। अब ये बहुत ज़्यादा करंट होता है, तो हमारा जो अप्लायंस है उसको, मतलब जो हमारे पास है सेल, उसको परमानेंट डैमेज ना हो, इस करंट से कम करंट होता है। मैक्सिमम अलाउड करंट इज़ मच लोअर। ठीक है, हाउएवर इन मोस्ट सेल्स द मैक्सिमम अलाउड करंट इज़ मच लोअर देन दिस, है ना, तो इससे कम होता है ताकि जो सेल है उसको डैमेज ना मिले। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल्स इन सीरीज़ एंड इन पैरेलल। तो आगे हमारे पास है सेल्स इन सीरीज़ एंड इन पैरेलल। जैसे हमने क्लास 10th में देखा था रेजिस्टेंस का सीरीज़ और पैरेलल, उसी की तरह है, पर फिर भी हमें ध्यान रखना है। तो रेजिस्टर्स की तरह सेल्स को भी कंबाइन हम लोग कर सकते हैं, और करंट और वोल्टेज इन अ सर्किट कैलकुलेट करने के लिए हम R इक्विवेलेंट की तरह E इक्विवेलेंट भी निकालते हैं जब हमारे पास दो से ज़्यादा सेल हो। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो सेल्स हैं, ये सेल्स ऐसे कनेक्टेड, इसको बोलते हैं सीरीज़ में कनेक्शन। ठीक है, इसमें एक बात और होती है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं सेल्स इन सपोर्ट। तो सेल्स सपोर्ट में जुड़े हुए हैं।
और अगर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, ये जनरली चार्जिंग के समय होता है, तब बोलते हैं सेल्स इन ऑपोजिशन। तो इसमें थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं सेल्स इन सपोर्ट है, मतलब एक का प्लस दूसरे का माइनस, फिर एक का प्लस दूसरे का माइनस, ठीक है। यहाँ पर ए और बी, इसका हम लोग पोटेंशियल वी ए ले लिए, इसका वी सी ले लिए। करंट हमारा फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, ठीक है, दोनों के पॉजिटिव से। तो सी से ए हमारा करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर एक पॉइंट बी हमने माना है जिसका वोल्टेज वी बी है। पहला सेल है उसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और दूसरा सेल का ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। दिस टर्मिनल्स आर जॉइंट टुगेदर। अब इन दोनों को हम लोग एक सेल मान सकते हैं जिसका ईएमएफ हो जाएगा E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ये कॉम्बिनेशन का हमारे पास है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द फर्स्ट सेल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहला सेल लेते हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल, तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पोटेंशियल वी है और पॉजिटिव की तरफ वी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, पॉजिटिव को हम लोग ज़्यादा लेते हैं, तो वी ए माइनस वी बी, इसको लिखेंगे वी ए बी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। हमने अभी देखा क्योंकि जब करंट फ्लो करता है सर्किट में, तो वहाँ पर जो टोटल EMF से कम जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो अंदर भी होता है सेल के, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो EMF से कम होता है जब करंट फ्लो कर रहा होता है। तो ये जो पोटेंशियल हमारे पास हो जाएगा अक्रॉस द टर्मिनल, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E1 माइनस आई आर वन, इसको हमने 1 मान लिया। आगे चलते हैं वी बी के लिए, मतलब सेकेंड सेल के लिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमारे पास वी बी है पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वी सी है, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, वी बी माइनस वी सी, तो वी बी सी। तो सेकेंड सेल के लिए वी बी सी हो जाएगा वी बी माइनस वी सी, और वहाँ पर ई माइनस आई आर होता है, तो ई टू माइनस आई आर टू, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन अगर हम लोग करेंगे ये, तो यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ वी ए है और निगेटिव की तरफ वी सी है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड सी, क्योंकि कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास टर्मिनल ए और सी है, तो ये वी ए सी हो जाएगा वी ए माइनस वी सी, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी, क्योंकि वो वी ए माइनस वी सी होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2 फ्रॉम 1 and 2, तो वी ए सी हमारे पास हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट होता है E1 प्लस E2 डॉट डॉट डॉट, मतलब और सेल्स होंगे तो उनका EMF जोड़ देंगे, और R इक्विवेलेंट में हम लोग उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उनका जोड़ देंगे, ठीक है। व्हेन द करंट लीव्स ईच सेल फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो जब हमारे सेल्स सपोर्ट में होंगे तब हमारा ये फॉर्मूला होगा। अब जब हमारे सेल सपोर्ट में ना हो, अपोजिशन में हो, मतलब क्या, देखिए नेगेटिव टर्मिनल के संग नेगेटिव टर्मिनल ही जुड़ा हुआ है, पहले पॉजिटिव टर्मिनल था, तो जब ऐसा होता है तो बस हम लोग माइनस कर देंगे। तो व्हेन इन कॉम्बिनेशन द करंट लीव्स एनी सेल फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इसका जो करंट है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जा रहा है, पर इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जा रहा है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसका EMF नेगेटिव ले लेंगे, माइनस E2। तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट में हो जाएगा E1 माइनस E2, E1 बड़ा है E2 से। तो in the combination the current leaves any cell from the negative electrode, the EMF of the cell enters the expression for E equivalent। E equivalent का एक्सप्रेशन क्या था, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसा। तो अब अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से करंट निकल रहा है तो उसका जो EMF है वो इस एक्सप्रेशन में इंटर करेगा नेगेटिव साइन के संग, माइनस साइन के संग, तो माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन से, और आप अच्छे से समझिएगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप और अच्छे से इसको देख सकते हैं। अगला हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे पैरेलल होता था रेजिस्टेंस के केस में, ठीक है, R1 R2, उसी तरह यहाँ पर हम लोग सेल के केस में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास A और C है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट B1 है, यहाँ पर ये पॉइंट B2 है। अब यहाँ पर जो इससे करंट निकल रहा है वो I1 निकल रहा है, इसके पॉजिटिव से I2 निकल रहा है, दोनों मिलके I हो गए यहाँ पर। तो KCL किरचॉफ लॉ लगाएं तो I1 प्लस I2, ठीक है। और यहाँ से फिर I करंट आ रहा है और ये I1 इधर जा रहा है, I1, तो I1 निकल रहा है और घूम फिर के I1 ही अंदर जा रहा है, ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए अब इसको जो हम लोग इक्विवेलेंट बनाएंगे इसी तरह, ठीक है। I यहाँ से निकल रहा है, I लौट के आ रहा है। I1 एंड I2 आर द करंट्स लीविंग द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल एट B1। अगर हम लोग B1 पे देखें तो I1 एंड I2 फ्लोज इन वेयर I फ्लोज आउट, ठीक है। तो वेयर इज I फ्लो आउट, I बाहर जा रहा है, I1 I2 अंदर जा रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो B1 पे हम इसको KCL भी बोलते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग B2 पे उसी तरह देखें तो वहाँ भी I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। फर्स्ट सेल के लिए पहला सेल, तो देखिए पहला सेल कहाँ है, पहला सेल हमारे पास यहाँ है। तो देखिए पहला सेल का जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल VB1 और नेगेटिव का पोटेंशियल VB2। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, VB1 माइनस VB2। तो VB1 माइनस VB2 हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो E1 माइनस IR1। उसी तरह अगर हम लोग सेकेंड सेल देखें तो सेकेंड सेल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सेकेंड सेल के लिए जो पॉजिटिव है वो B1 है और नेगेटिव B2 है, तो सेम है। तो वही VB1 माइनस VB2 तो वो हो जाएगा E2 IR2। अब यहाँ पर आप देखिए LHS सेम है तो RHS भी इक्वल होगा, मतलब E1 माइनस IR1 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर E1 ओके। अब यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसे RHS को इक्वल किया नहीं है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि I1 की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो जो हमारे पास I1 की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, तो यहाँ देखिए पहला इक्वेशन हमारे पास है V इक्वल टू E1 माइनस IR1। तो यहाँ पर I1 हो जाएगा हमारा E1 माइनस V बाय R1, E1 माइनस V बाय R1। तो यहाँ देखिए E1 माइनस V बाय R1। उसी तरह I2 हमारे इक्वेशन 2 से हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 2 हमने यहाँ से V लिया, यहाँ से E2 माइनस I2 लिया, तो V2 बराबर E2 माइनस I2। तो यहाँ पर हमारे पास E2 माइनस V बाई R2 हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया तो इतना आ गया, और इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो इतना आ गया। अब हमारे पास जो वोल्टेज है वो क्या है, E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट। तो कंपेयर करेंगे तो ये हमारा E इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, और R इक्विवेलेंट हमारा इतना हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट इतना है, R इक्विवेलेंट इतना है, या इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1 बाय R इक्विवेलेंट, आपको ध्यान होगा रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता था तो भी 1 बाय R इक्विवेलेंट आता था। वैसे 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरह 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 ऐसे होता रहेगा। और जब हम लोग E इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ E इक्विवेलेंट नहीं निकालते, हम लोग निकालते हैं E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डॉट 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 ऐसे ही। In the previous figure we had joined the positive terminals together and similarly the two negative terminals together। देखिए पैरेलल में क्या होता है कि इसके पॉजिटिव के नीचे इसका पॉजिटिव, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो नेगेटिव हमारे पास है वो नेगेटिव एक साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव एक साथ जुड़ा हुआ है। तो पैरेलल में ऐसा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा होता है, नेगेटिव नेगेटिव। अगर ऑपोजिट जुड़ रहा है तो फिर साइन में दिक्कत आएगी, तो साइन का हमें ध्यान रखना है। In the previous figure we had joined the positive terminals together and similarly the two negative ones so that the currents I1 I2 flow out of the positive terminal. If the negative terminal of the second cell is connected to the positive terminal of the first cell, equation 3 and 4 would still be valid। ये दोनों अभी भी वैलिड होंगे, बस यहाँ पर E2 को माइनस E2 हम लोग कर देंगे, बस साइन का चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने लॉ दिया था, टू रूल्स या लॉज हम लोग बोल सकते हैं। द फॉर्मूलाज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आर नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू डिटरमाइन ऑल द करेंट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। तो जो सीरीज़ और पैरेलल के कनेक्शंस होते हैं, फार्मूला होते हैं, उससे हर ब्रांच में निकालना हमेशा ऐसे आसान नहीं होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होता है और सफिशिएंट भी नहीं होता है कई बार। तो हर ब्रांच में अगर जब हमें करंट और पोटेंशियल्स निकालने होते हैं तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एक सर्किट में हर रजिस्टर से करंट आई को डायरेक्शन के साथ मार्क कर लेंगे। तो हम लोग खुद से मान लेंगे कि हमारे इस ब्रांच में आई जा रहा है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I माइनस I1 जा रहा है। ठीक है, इफ़ अल्टीमेटली I इज़ डिटरमाइंड टू बी पॉजिटिव। अब अगर हमारे पास कैलकुलेशन में जिस ब्रांच में हमने I माना या I1 माना उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, द एक्चुअल करंट इन द सर्किट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्क करंट। तो जिस डायरेक्शन में हमने करंट माना है उसी डायरेक्शन में करंट बह रहा होगा। इफ़ द करंट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, अगर हमने एक डायरेक्शन मान के करंट की वैल्यू निकाली, वो करंट की जो वैल्यू आ गई वो निगेटिव आ गई, मतलब हमने जो डायरेक्शन माना था असली में करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इफ़ द करंट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव द एक्चुअल करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द एरो मार्क बाय अस। ठीक है,
ऐसे ही हर सोर्स दैट इज सेल और सम सोर्स और इलेक्ट्रिक पावर, तो जो भी सोर्स है उसके लिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को लेबल कर देते हैं। जनरली हम लोग बड़ा जो होता है ऐसे उसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव लेते हैं। विद अ डायरेक्टेड एरो विद अ सिंबल फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, तो सेल से किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको भी मार्क कर देते हैं। दिस विल टेल द पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ई माइनस आई आर जो फार्मूला होता है। I इज़ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम N to P थ्रू द सेल। देखिए सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो होता है, लेकिन जो हमारे पास आउटर सर्किट है ये आपका डिस्चार्जिंग के समय है, ठीक है, डिस्चार्जिंग हो रहा है मतलब पावर सप्लाई कर रहा है सेल। तो डिस्चार्जिंग के समय जो आउटर या एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, लेकिन इंटरनल जो हमारे पास सेल है उसमें नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। If while labeling the current I through the cell goes from P to N, then of course V is equal to E plus IR। तो लेबलिंग के अनुसार अगर हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव को करंट दिखा रहे हैं सेल के अंदर तो फिर पोटेंशियल बढ़ जाते हैं, चार्जिंग के समय होता है। इसका क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में। अब हम लोग देखते हैं दो लॉ। तो पहला हमारे पास होता है जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल, इसको KCL भी कहते हैं। At any junction, the sum of currents entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction। तो अगर हमारे पास एक जंक्शन है, ये जंक्शन हो गया जहाँ पर ये वायर्स एक साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए दो करंट अंदर आ रहा है, इसका नाम है I1 और इसका नाम है I2, और I करंट से बाहर जा रहा है, तो जितना करंट बाहर जा रहा है वो इक्वल टू होगा जितना करंट अंदर आ रहा है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। This applies equally well if instead of a junction of several lines we consider a point in a line. When current are steady, there is no accumulation of charges at any junction or any point। जब steady current हमारे पास होता है तो कोई भी चार्ज accumulate नहीं होता है। अब मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक लाइन है और यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर कोई करंट I आ रहा है, तो यहाँ से I ही लीव करेगा, तो यहाँ हर जगह I होगा। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। अगला हमारे पास लूप रूल होता है, ठीक है, या KVL भी बोलते हैं, वोल्टेज लॉ। इसमें क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम मतलब साइन के संग, एल्जेब्रिक नंबर्स होते हैं साइन के संग, +2 -2 +5 -5। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज़ 0। तो अगर एक पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं और वापस हम लोग लूप में घूम के उसी पॉइंट पे आते हैं, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सर्किट में 0 होता है हमारे पास, ठीक है। Electrostatic potential is dependent on the location of the point. Thus, starting with any point, if we come back to the same point, the total charge must be 0. In a closed loop, we do come back to the starting point and hence the rule। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो पॉइंट के लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर आप एक पॉइंट से शुरू करते हैं और वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, तो हमारा जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होना चाहिए, ठीक है। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो 0 होना चाहिए। ये सब एनसीईआरटी की लाइन, आप एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो रूल हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग KVL अप्लाई करते हैं, पर KVL अप्लाई करने से पहले हम लोग कुछ इसका रूल देख लेते हैं। देखिए, जब भी करंट की दिशा में रेजिस्टर को हम लोग पार करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं करंट भी उसी रास्ते से जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मतलब माइनस लेते हैं तो -IR। और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं करंट उससे ऑपोजिट रास्ते में जा रहा है तो पोटेंशियल राइज होता है +IR। उसी तरह बैटरी, अगर हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं तो बैटरी निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है, और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं तो अगर हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव पर जा रहे हैं बैटरी के तो माइनस भी होते हैं। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 लूप बन सकता है, एक तो ये वाला है ना, एक बार पूरा घूम सकते हैं या तो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, दो में से कोई भी एक हम लोग अपने मन से घूम सकते हैं। एक ये नीचे वाला और एक पूरा ऊपर वाला, मतलब ये पूरा। तो 3 हमारे पास होते हैं, हम लोग एक एक करके इनको देखने की कोशिश करते हैं। तो नाम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाम सब हो तो इसलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो पहले हम लोग A से शुरू करेंगे, A से हम लोग जाएंगे H पर, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहला लूप क्या है, A है, H है, फिर H के बाद हम लोग जाएंगे D पर, D के बाद C, तो H के बाद D, D के बाद C,
और सी के बाद हम लोग जाएंगे बी पर, और बी के पर वापस ए, बी और ए, लास्ट में ए आ जाएगा। तो देखिए ए से ए चलेगा लूप में। अब हम लोग इसके लिए कैसे लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए से एच गए, तो ए से एच, तो यहाँ पर हम लोग ए से एच देखते हैं। तो जब हम लोग ए से एच की तरफ गए तो हम लोग करंट की दिशा में जा रहे हैं। देखिए हम लोग जा रहे हैं ए से एच, करंट भी वहीं जा रहा है, और रेजिस्टेंस क्या है 30 है, तो माइनस आई आर मतलब माइनस 30 I1। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जाएंगे एच से डी, तो एच से जब हम लोग डी गए तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी हमारे पास बीच में रेजिस्टेंस नहीं आया। हम लोग वायर के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ ज़ीरो हम लोग लेंगे, ठीक है, तो प्लस ज़ीरो कर देते हैं। अब हम लोग को जाना है डी से सी, तो देखिए जब हम लोग डी से सी गए तो हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए, माइनस से प्लस, तो हम लोग प्लस पे गए, तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा, तो प्लस 45, ठीक है। तो जब माइनस से प्लस जाते हैं तो प्लस होता है, यहाँ देखिए माइनस से पॉजिटिव जाने पे पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है, राइज होता है, क्योंकि प्लस पे जा रहे हैं, ज़्यादा हम लोग एनर्जी मिल रही है। फिर हम लोग जाएंगे सी से बी, अगला क्या है सी से बी, तो हम लोग जा रहे हैं सी से बी, और करंट क्या है, तो देखिए ये I3 करंट है, और इस पूरे ब्रांच में I3 ही है, तो यहाँ पर भी I3 है। पहले हम लोग करंट भी मान लेते हैं I1 I2, तो मान लीजिए हमने मान लिया, और यहाँ पर करंट हमारे पास I3 है, तो यहाँ से हम लोग I3 की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं करंट भी उसी दिशा में जा रहा है, तो माइनस I3 × 1 मतलब माइनस I3 ही होगा। उसके बाद हम लोग बी से ए जा रहे हैं, तो अब आखिरी जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम हमारे पास है, और हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस 40 I3 ये सब इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि हम लोग ए पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 30 I1 और प्लस 45 और माइनस I3 माइनस 41 I3 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लूप में लेते हैं। फिर हम लोग इस लूप में लेंगे तो हम लोग जाएंगे ए से जी, जी से एफ से ई से डी से बी से ए। और अगर हम लोग पूरे बड़े वाले लूप में जाएंगे तो ए से शुरू करेंगे, तो ए से जी, जी से एफ से ई से डी से एच और एच से वापस ए। तो इस तरह से आप और लिख सकते हैं। अगर ए पे हम लोग देखें तो ए पे आ रहा है I3 और I2 इधर जा रहा है, I1 इधर जा रहा है, तो I1 + I2 इक्वल टू I3। और H पर अगर हम लोग देखें तो H पे इधर से क्या आ रहा है I1, तो इधर से लीव भी क्या करेगा I1 ही लीव करेगा, तो I1 इक्वल टू I1। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ या इसको लूप रूल जो हमने देखा वो पोटेंशियल में होने वाले बदलाव को नापता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है। जब हम करंट की दिशा में ही किसी रेजिस्टर को पार करते हैं तो हम भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, घटता है। इसी पोटेंशियल ड्रॉप को दिखाने के लिए हम लोग माइनस साइन लगाते हैं करंट की दिशा, और ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें हर ब्रांच मतलब 2 पॉइंट हमारे पास है, उसके बीच में जो तार और रेजिस्टेंस होता है या तार होता है उसको ब्रांच बोलते हैं। तो ए बी एक ब्रांच हो गया, बी और यहाँ पर ई एक ब्रांच हो गया, ठीक है। या फिर हम लोग बी से डी मान सकते हैं एक ब्रांच, अगर हम लोग इसको बैटरी को इसी ब्रांच में मान लें। फिर बी से सी एक ब्रांच हो गया, 2 पॉइंट के बीच, सी से डी हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके ब्रांच हमारे पास होता है। अब जैसे क्वेश्चन में यहाँ तो मैंने I1 - I2 ये सब दे दिया, पर ये दिया नहीं रहता है, हमें खुद मानना पड़ता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे हम लोग एक करंट निकालते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कि यहाँ पर है 5 वोल्ट, तो 10 वोल्ट बड़ा है, तो मान लेते हैं यहाँ से I1 गया, फिर यहाँ पर वो ब्रेक होगा, तो एक जगह I2 जाएगा, तो दूसरी जगह KCL से I1 - I2 जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के I1 होना चाहिए। फिर आगे ये गया, ठीक है, ये यहाँ गया, तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा रुक जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से यहाँ मानते हैं, क्योंकि करंट पॉजिटिव से निकलता है। अगर हम लोग यहाँ भी ऐसे ही मानते हैं ना तो डायरेक्शन निगेटिव आ जाता है, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन हमारा माना हुआ डायरेक्शन के उल्टा।
अब यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपका I2 और इस तरफ से I3 आ रहा है, तो यहाँ नीचे क्या जाएगा KCL से I2 प्लस I3। अब यहाँ से हमारा I1 निकल गया है तो, और यहाँ से I2 प्लस I3 है, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा I2 प्लस I3 और माइनस I1। मान लेते हैं I2 प्लस I3 बड़ा है, और तो I1 यहाँ से घट जाएगा। और फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, I2 प्लस I3 माइनस I1, और यहाँ से आ रहा है I1 प्लस I2, इन दोनों को जोड़ने पे I आ जाएगा, तो I हमारा यहाँ पर चला जा रहा है, ठीक है, मतलब I3 आ जाएगा, तो I3 हमारा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से I3 निकल रहा है, यहाँ पर I3 एंटर कर रहा है, ओके। अब यहाँ से I1 निकल रहा है, यहाँ पर I1 एंटर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जब आया था तो इधर I1 ही एंटर होना चाहिए क्योंकि I1 निकला था। तो ये सब कुछ चीज़ सोच के हम लोग यहाँ पर सबसे पहले करंट को हर ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग बस लूप लॉ लगा देते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 इक्वेशन, मतलब 3 वेरिएबल है, I1 I2 I3, तो हमारे पास 3 लूप भी, एक ये वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया है। तो हमने हर ब्रांच में एक अननोन करंट की वैल्यू दे दिया, खुद से मान लेते हैं I1 I2 I3, कभी कभी I1 I2 ऐसे ही मान सकते हैं। नंबर ऑफ़ अननोन्स को कम करने के लिए हम लोग KCL का यूज़ करेंगे। मतलब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर I1 गया, I1 निकला, तो यहाँ I2 और I3 नहीं मानेंगे, तो यहाँ 3 हो जाएंगे। यहाँ हम लोग क्या मानेंगे, I2 मानेंगे, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस I1 था टोटल, I2 इधर चला गया, तो इधर कितना गया होगा, I1 माइनस I2, तो ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हमने हर ब्रांच में अननोन करंट की वैल्यू दे दी। नंबर ऑफ़ अननोन्स को कम करने के लिए हमने KCL का यूज़ किया। स्टार्टिंग हमने 10 वोल्ट से I1 निकाल के की, तो सब मिला के हमारे पास 3 अननोन है, I1 I2 I3। तो हमारे पास जो KVL होगा उसमें 3 लूप में हम लोग KVL लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ADCA, बहुत ध्यान से हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ADCA ये रहा, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ A से D, D से C और C से A, ऐसे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग A से D जा रहे हैं, A से D। तो A से D में क्या होगा, तो यहाँ पर A से D में हम लोग इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो माइनस, तो -4 IR होता है, तो -4, और यहाँ I की वैल्यू क्या, I1 माइनस I2, तो ये हो जाएगा -4 I1 माइनस I2, ठीक है। अब आगे D के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं, C पे, तो D के बाद हम लोग जा रहे हैं C पे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पोटेंशियल क्या लिखेंगे, तो चलिए D के बाद C पे। तो जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं पर करंट उल्टी दिशा में आ रहा है, करंट आ रहा है नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं एरो, और हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो पोटेंशियल राइज होगा, तो प्लस में आएगा। तो 2 ओम के अक्रॉस है, तो +2, और करंट कितना है, करंट है I2 प्लस I3 माइनस I1, तो I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। अब D के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, तो D के बाद हम लोग C पे गए, अब C के बाद A पे चले जाएंगे, तो हम लोग लूप पूरा कर लिए A से A, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं C से A, तो यहाँ का करंट क्या है, I1 है, तो यहाँ भी I1 इंटर किया है, तो हम लोग भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो -I1, तो -I1, और यहाँ पर हम लोग माइनस से प्लस जा रहे हैं बैटरी की तरफ, तो हमारा पोटेंशियल राइज होगा, तो +10 = 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको आप ब्रेक करिएगा, है ना, अब तो बस अलजेब्रा है, इसको ब्रेक करके इक्वेशन लिखिएगा। तो हम लोग इक्वेशन चेक कर लेते हैं, -4 I1 माइनस I2, तो -4 I1 माइनस I2। अब जैसे यहाँ पर यहाँ से लूप शुरू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी शुरू करिए, आंसर सेम आएगा। +10 - I1, तो +10 - I1, और +2 I2 + I3 - I1, +2 I2 + I3 - I1, तो ये हो गया। इसके बाद बस हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आंसर मतलब पहला इक्वेशन बन गया। अब हम लोग दूसरा लूप लेंगे, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, पहला इक्वेशन मिल गया पहले लूप से, दूसरा इक्वेशन दूसरे लूप से, ABCA। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले लूप की तरफ, जो कि है ABCA, ये वाला। A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, C से E जाएंगे। चलिए, तो पहले हम लोग चलते हैं A से B की तरफ। तो जब हम लोग A से B की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर करंट भी उसी दिशा में जा रहा है, I2,
तो यहाँ पर 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो -4I2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है B से C, तो B से C जाएंगे तो करंट देखिए I2 + I3 फ्लो हो रहा है, ये भी B से C ही जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, तो -2I2 + I3, -2I2 + I3। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, C से वापस A, लूप कंप्लीट हो गया। देखिए A और A से शुरू किया तो A पे एंड किया, और यहाँ पर करंट क्या है, तो यहाँ पर करंट I1 है, यहाँ I1 निकल रहा है तो I1 ही आएगा, और उसी डायरेक्शन में है तो फिर से -I1 हमारे पास आ जाएगा, -I1, और हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो फिर से यहाँ पर +10 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -4I2, देख लेते हैं, -4I2, फिर -2I2 + I3, -2I2 + I3, फिर -I1 + 10, तो यहाँ +10 और -I1, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करिएगा तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। एक इक्वेशन और चाहिए, तो अब हम लोग आखिरी लूप लेते हैं BCD EB। चलिए हमारे पास है BCD, अब इसको E नाम दे दिया, वैसे यहाँ पर E था ऐसे EMF वाला, पर इसको E नाम दे दिया है। तो ये हमारे पास लूप है, कौन सा लूप है, तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं लूप को, ये वाला, ये पूरा लूप, ये वाला लूप, ठीक है, आप समझ गए, ट्रायंगल ये वाला जो है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ से जाएंगे, BE था, हाँ नहीं BCD EB, अब BEB पहले ले सकते थे, यहाँ BCD लिया, BCD EB। तो सबसे पहले हम लोग B से C जाएंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। B से जब C जा रहे हैं हम लोग तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप, तो -2I2 + I3, -2I2 + I3, ठीक है। अब C के बाद हम लोग जाएंगे D पे, तो C के बाद D पे, तो हम लोग जा रहे हैं C से D और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप, तो -2I2 + I3 - I1, -2I2 + I3 - I1, ठीक है। अब उसके बाद D के बाद हम लोग जा रहे हैं E पर, तो यहाँ पर सिर्फ करंट है, ऐसा तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज, तो 5 वोल्ट, और फिर E से लास्ट में B पे हमें जाना है, और देखिए हम लोग B पे पहुँच चुके हैं, पोटेंशियल मतलब पूरा घूम गए लूप में, और यहाँ पर भी कोई करंट है नहीं, तो 0 ही रखेंगे, = 0। तो ये हो जाएगा -2I2 + I3, तो देखिए -2I2 + I3, फिर -2I2 + I3 - I1, -2I2 + I3 - I1, और यहाँ पर +5 = 0, तो कहाँ गया, +5 = 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बस 3 वेरिएबल इसको हमें सॉल्व करना है, अब सिर्फ मैथ्स है। तो यहाँ पर देखिए I1, I2, I3 की वैल्यू आ गई, अब सब पॉजिटिव में आई है, मतलब हमने जो डायरेक्शन चुनी थी वो सही है। अब हम लोग निकाल लेंगे आंसर। तो देखिए AB में कौन सा करंट फ्लो कर रहा था, सिर्फ AB को देखें, तो सिर्फ AB में देखें तो I2, तो AB में I2 करंट फ्लो करेगा, I2 की वैल्यू 5/8 है, तो AB में 5/8 एम्पियर, यूनिट ध्यान रखिएगा। CA कहाँ है, तो CA हम लोग देखते हैं, CA हमारे पास है, CA में I1 था, और I1 की वैल्यू कितनी है, 2.5, तो CA में 2.5। इसी तरह हर ब्रांच में हमारे पास ये हो जाएगा जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ओके। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो बिल्कुल किरचॉफ लॉ जैसा ही है। इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, और धीरे धीरे हम लोग फिज़िक्स क्लास 12 CBSE में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ेंगे।